बस 2 दिन के लिए तो जा रहा हूं मैं मम्मी, जिंदगी भर के लिए नहीं। तो ये सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें मत बोल तू, वो भी सफर पर जाने से पहले। भगवान करे सब मंगल हो, जिस काम के लिए तू जा रहा है वो सफल रहे। यही तो सुनना था तुम्हारे लाडले को। मेरे हिसाब से तो काम का कहकर ये कहीं और ही जा रहा है। अब तो जाने देना, तेरे भी दिन आएंगे तो तू भी चली जाना। गौरव मन ही मन शर्मा रहा था, क्योंकि अपनी माँ को सूरत का कहकर वो मनाली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कनिष्का के साथ घूमने जा रहा था। 2 साल के रिलेशनशिप में ये हमारी पहली ट्रिप है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम दोनों मनाली जा रहे हैं। बहुत झूठ बोलकर आई हूं मैं अपने घर पर गौरव। अरे कुछ दिन बस और झूठ बोलो कनिष्का, फिर नहीं। वैसे मैंने सुना है आपको किसी को अंदर तक जानना हो तो उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रिप में जो बहुत सारी चीजों की कमी महसूस हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, ऐसे में अपने साथी का एक्चुअल नेचर समझ में आ जाता है। पर मुझे तुम्हारे नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो पसंद आना था आ चुका है। वैसे आज फोन कट करना भूल गए थे तुम। तुम्हारे घर पर हो रही सारी बातें मैं सुन रही थी। कितनी क्यूटली राखी दीदी ने कहा कि तुम कहीं और जा रहे हो, मतलब उन्हें पता है हमारे बारे में। और मम्मी कैसे कह रही थी, तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम भी चली जाना। कितने सॉर्टेड है तुम्हारे घर वाले। मतलब 2 दिनों के लिए तुम किसी लड़की के साथ ट्रिप पर जा रहे हो और उसके बाद भी कितने आराम से वो लोग टेंशन फ्री होकर ये कह रहे हैं। वरना कलेश करने वाले लोग ना इस बात का बतंगड़ कर दे, कैसी लड़की है जो एक लड़के के साथ शहर से बाहर जा रही है, कुछ हो गया तो ब्ला ब्ला ब्ला। एसी के पहले कोच में सफर करते हुए दोनों लव बर्ड्स गौरव और कनिष्का पहुंचते हैं मनाली। मनाली की ठंडी हवा, संकरे रास्ते, हाथ में आईफोन, बस इसके बाद किसी को क्या चाहिए। चाय, बिना चाय के ना वादियों का मजा नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कनिष्का? मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है गौरव। देख लो, फिर मेरे साथ मेरी फैमिली के भी लफड़े संभालने पड़ेंगे और तुम इरिटेट हो जाओगी। ऐसा ना हो कि सबको जानने के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब हो जाए। ओए, मतलब कि तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप एक टाइम पास है, इसीलिए तो तुम मुझे अपने घर वालों से मिलाना नहीं चाहते। अरे कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी सिस्टर कितनी कूल है। मुझे मिलना है सबसे। हाँ, अरे पहले जरा हम मनाली तो घूम ले। 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद सीधा तुम मेरे घर ही चलोगे, ठीक है? कनिष्का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से मिलने वाली थी। ये वाली इयररिंग्स कैसी लग रही है? बड़ी प्यारी है ना। इसके 2 पीस ले लो, एक मेरे लिए और एक दी के लिए। हम दोनों ना मैचिंग करके पहनेंगे। और ये वाली शॉल भी दे दो भैया। मम्मी के लिए कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा गौरव। और कितना इम्प्रेस करोगी कनिष्का। तुम तो यार पक्का वाइफ मटेरियल निकली। वाइफ नहीं, बहू मटेरियल। इस ट्रिप से बहुत सारी शॉपिंग और यादें कनिष्का और गौरव वापस लौट रहे थे। मैंने तो मम्मी से कहा था कि मेरे एग्जाम्स 2 दिन होंगे और उसके बाद मैं सीधा घर वापस आ जाऊंगी, पर तुम तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर चलूं, तो फिर। धुंध हो गई थी मम्मी, ट्रेन लेट हो गई, ये तो कह सकती हो ना। मैं दिन भर तो रुकने को नहीं कह रहा हूँ, कुछ घंटे की बात है, मैनेज हो जाएगा, मैं हूं ना, डोंट वरी। और भाग्यश्री से मैंने कह दिया है कि वो वहां सब कुछ मैनेज कर ले, सो चिल। कनिष्का गौरव के गले लग जाती है। स्टेशन पर उतरते ही गौरव टैक्सी करता है और दोनों पहुंच जाते हैं गौरव के घर। अपने बेटे के साथ किसी लड़की को देखकर लुंगी में बैठा प्रमोद अपने पैरों पर तकिया रख लेता है। अरे राखी बेटा, देखो जरा तुम्हारी सहेली आई है। अरे कोई सुन भी रहा है कि नहीं? श्वेता जी, जरा मेहमान के लिए चाय पानी की व्यवस्था करवाइए। नमस्ते अंकल जी। वैसे मैं राखी दीदी की फ्रेंड नहीं हूँ, पर हाँ बन जरूर जाऊंगी। वो तो मुझे भी पता है बेटा, पर आप दरवाजे पर खड़ी हो और यहाँ से आवाज लगाकर कहता कि गौरव की सहेली आई है तो बाहर तक आवाज जाती। और यहाँ आसपास के लोग ना जरा पुराने ख्यालातों के हैं। गौरव, अब बेटा जी को यहीं खड़ा रखोगे या बिठाओगे भी? जाओ अंदर बिठाओ, मैं जूस लेकर आता हूँ। तुम्हारी मम्मी और राखी तो पता नहीं दरवाजा बंद करके क्या कर रही है। अब तक बनियान पहने खड़ा प्रमोद भागते हुए अपने कमरे में जाता है और फट से शर्ट पहनकर बाहर रसोई में जाकर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स निकालकर लेकर आता है। ओह माय गॉड अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आराम से बैठिए, कुछ काम है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। वैसे आंटी जी और दीदी नहीं दिख रही गौरव। तभी राखी और श्वेता बाहर आते हैं। देख लो मम्मी, तुम्हारा बेटा ट्रिप से क्या तोहफा लेकर आया। मैं तो पहले से जानती थी तुम कनिष्का के साथ जा रहे हो। वैसे पापा कैसे हैं कनिष्का? सुना उनकी तबीयत खराब हो गई थी।
हाँ अब ठीक है पापा, थैंक यू फॉर आस्किंग। वैसे इस बारे में जरूर गौरव ने बताया होगा आपको राखी। अरे ये क्या बताएगा मुझे, इसने तो तुम्हारी तस्वीर तक नहीं दिखाई थी, वो तो मैंने इसके फोन से देख ली। और उसके बाद तुम्हारे मैसेज कभी कभी पढ़ लेती हूँ। कई बार तुम्हारे गुड मॉर्निंग चूचू का रिप्लाई मैंने किया है। और कभी कभी कॉल पर होती हूँ तो तुम दोनों की बात भी सुन लेती हूँ, तो खबर मिल जाती है। वैसे कनिष्का, अभी 1 मिनट पहले तुमने मुझे राखी कहा, राखी नहीं राखी दी कहना आपसे। वो हमेशा दीदी कहती है राखी, इस बार भूल गई होगी शायद। उसमें पॉइंट आउट करने जैसा कुछ नहीं था। गौरव ये नहीं समझ पा रहा है कि राखी दी डायरेक्टली क्या कहना चाह रही है। ननद को हमेशा दीदी जो कहकर बुलाते हैं। ओ माय गॉड, दीदी कितनी अच्छी है। गौरव के परिवार के साथ कनिष्का की मीटिंग बहुत सही जाती है और इस दिन के बाद से तो वो गौरव से ज्यादा उसकी बहन और मम्मी के साथ वक्त बिताने लगती है। आज शाम को रेडी रहना मूवी डेट के लिए। सब सुन लिया मैंने, पिछले 4 महीने से कह रही हूँ कोई पिक्चर दिखा कर ले आओ। मेरा भी कोई पार्टनर रहता ना तो तेरे सामने यूं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। देखो मम्मी। अरे यार राखी, फोन पर बात कर रहा हूं ना, थोड़ा तो सिविक सेंस दिखाओ। ठीक ही तो कह रही है दीदी, भाई हो तुम उनके, तुम्हारा क्या फर्ज है। तो रात को हम चारों जा रहे हैं मूवी पर, हम दोनों और दीदी और मम्मी, चलो टिकट करवा लो। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और एक रोज श्वेता कहती है, देखो बेटा, तुम दोनों का घूमना फिरना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम साथ में ही रहते हैं तो लोगों को बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं। पर ऐसे कब तक मिलना चलता रहेगा है? मुझे लगता है तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत जान लिया है, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वही तो बात है ना मम्मी, मैं अपने घर वालों के सामने इस बात को रखने से डरती हूँ। मेरे पापा लव मैरिज के अगेंस्ट है, मतलब कि ये शादी तभी पॉसिबल है जब आप लोग रिश्ता लेकर आएंगे और इसे अरेंज मैरिज दिखाएंगे। अरे तो ठीक है ना, इस पे कौन सी बड़ी बात है, आ जाते हैं अगले रविवार रिश्ता लेकर। बस एक काम करो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बना लो। अब बोलने के लिए हमारे पास भी तो कुछ रहना चाहिए कि हमने प्रोफाइल कहाँ देखी है। और जब तक तुम दोनों का रिश्ता पक्का ना हो जाए तुम दोनों मिलोगे नहीं, ठीक है? और हाँ कनिष्का, मैं आंटी हूँ, मम्मी ने। क्या? ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी मम्मी, दूरी का मजा कुछ और ही होता है गौरव साहब। अब पता चला गलती से मैंने अपने पेरेंट्स के सामने तुम्हारी मम्मी को मम्मी कह दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, और हम दोनों को मिलते किसी ने देख लिया तब भी तो पंगा हो जाएगा। तो अभी जब तक तुम्हारे घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आते हम नहीं मिलेंगे। प्रमोद अपने परिवार के साथ कनिष्का के घर उसका रिश्ता लेने चला जाता है। सब कुछ ऐसे चल रहा था मानो कनिष्का और गौरव पहली बार मिल रहे हो। मुझे तो लगा ही नहीं था ये ऑनलाइन साइट पर भी असली लोग मिलते हैं। आजकल न्यूज में इतना फ्रॉड सुनने को मिलता है ना, मेरा तो मन घबराता था। पर कनिष्का ने कहा शादी तो करनी है मम्मी, तुम पंडित जी को भी जन्म पत्री दे देना, बाकी मैं ऑनलाइन भी डाल देती हूँ। और देखिए ऑनलाइन डालते ही आप लोगों का रिश्ता आ गया। आपकी बेटी की प्रोफाइल ही ऐसी है, देखकर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता बहन जी। वैसे आप अपनी बेटी देने वाले हैं तो आपकी चिंता समझ में आती है। हमारे बारे में जहां से चाहे वहां से पता कर सके, और बेटी तो एक मेरी भी है, तो आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और इसी बात पर दोनों परिवारों की तरफ से रिश्ता डन हो जाता है और कनिष्का गौरव की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है 2 महीने बाद। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आकर मुझे काम वाली बाई बना दिया जाएगा तो मैं कभी इस घर में आती नहीं। जी तो कर रहा है मम्मी के पास वापस चली जाओ, पर अब जा भी तो नहीं सकती, सारी करनी तो मेरी थी। मैंने ही शादी को अरेंज मैरिज दिखाया था। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगी तो मेरी ननद पहले ही अपना मुंह फाड़कर सारी सच्चाई मम्मी के सामने कह देगी, और ये सब पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कनिष्का रोटियां सेक कर हॉट केस में रखकर बाहर कमरे में ले आती है। कमरे में कहाँ जा रही हो भाभी? और मम्मी खाने बैठी है ना, आप भी साथ में बैठ जाओ। सभी की आवाज सुनते सुनते मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। खाना खाते वक्त ना मुंह ज्यादा चलना नहीं चाहिए। राखी दी, ये कहकर कनिष्का कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। क्या बात हो गई? सनी देओल बनकर क्यों बैठी हो? दरवाजा तोड़ने का मूड है तो बोलो। हाँ, तोड़कर ही मानूंगी मैं। कितना बकबक करती है तुम्हारी बहन, बाप रे बाप। जितनी देर में किचन में खाना बना रही थी 2-2 मिनट में आकर कह रही थी क्या कर रही हो भाभी, क्या कर रही हो भाभी, ये भाभी वो भाभी। अरे यार, इरिटेट हो जाता है आदमी। और ये भी नहीं कि जरा मेरी हेल्प कर दे। शादी के पहले याद है जब तुम पहली बार आई थी, पापा तुम्हारे लिए जूस वगैरह लेकर आए थे, और उसके बाद राखी ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया था तो तुमने कहा था तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए मेहनत करे।
कंसिडरिंग दैट हो सकता है राखी ने तुम्हारी हेल्प ना की हो। अच्छा, तो तुम अपनी बहन की साइड ले रहे हो। सही है भाई। कहाँ 2.5 साल का प्यार, कहाँ बचपन के खून के रिश्ते हैं। खून के रिश्ते के लिए तुम्हारा मन तो झुकेगा ही। अरे बाबा, मैं तो बस कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ राखी से। ओके? अरे तुम क्या ही बात करोगे, प्लीज रहने दो। अच्छा, तो फिर ये 2 टिकट जो मैंने ली थी हम दोनों के लिए, इसे भी वेस्ट कर दूं? वैसे पता है, कूपन भी मिला था मुझे। 500 के पेमेंट में 800 का फूड ऑर्डर कर सकते थे हम। मुझे लगा था तुम कैरेमलाइज पॉपकॉर्न खाओगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कनिष्का मान जाती है। शाम के 7 बजे कनिष्का गौरव के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसकी सास उसके कमरे में आती है। कहाँ जाने का प्लान बन गया तुम दोनों का? बताया भी नहीं बहू, हम भी तैयार हो जाते। कौन कहाँ जा रहे? लो, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है यहाँ। कमरे में नॉक करके आना चाहिए ना मम्मी जी। कोई कैसी भी अवस्था में हो सकता है। मेरी आधी की आधी उम्र की है तू, मेरी बेटी के समान है। तेरी कौन सी अवस्था से मुझे परहेज होगा? है, तू भी औरत हूँ, मैं भी औरत हूँ, क्या दिक्कत हो गई? और ये घर परिवार में ना प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं होता। वैसे कहाँ जा रही है तू? जी, मैं और गौरव मूवी पर जा रहा है। और आपने हमारे लिए टिकट नहीं करवाई भाभी? ये क्या बात हुई? पहले तो हम जहाँ जाते थे साथ में जाते थे। अच्छा, मतलब जब तक अपने रिश्ते को समाज से बचाना था तो मम्मी आप भी चलो, दीदी तुम भी चलो, और अब देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी चल रही हूँ। हाँ। राखी और श्वेता भी तैयार हो जाती हैं और चारों पहुंच जाते हैं मूवी थिएटर, जहां एक कोने पर गौरव था, दूसरे में कनिष्का, बीच में बैठी राखी और श्वेता पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा ले रही थी। मुझे ये सब नहीं चलेगा, समझ रहे हो तुम? अब मैं क्या करूं? पहले तुम सभी को साथ में ले आती थी, अब सभी को आदत हो गई है। तो इतनी खुद की अकल के कहां से निकली है? आई हेट यू। मूवी के बाद सभी घर वापस आकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह राखी कनिष्का के कमरे में आती है। बड़े दिनों से भाई का फोन चेक नहीं किया, देखती हूँ आजकल क्या चल रहा है। राखी अपने भाई के फोन पर हमेशा की तरह दूसरे लोगों की प्रोफाइल को स्टॉक कर रही होती है कि बाथरूम से कनिष्का बाहर निकल कर आती है। ये सब क्या तरीका है राखी? तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? इस तरह किसी के फोन को चेक करना गलत है, और तुम रिप्लाई भी कर दे रही हो मैसेज पर। मैं आपकी ननद हूँ भाभी, राखी दीदी से सीधा राखी होगी। हाँ, तुम ननद हो मेरी, पर उम्र में गौरव से छोटी हो, यानी मुझसे भी छोटी हुई। औदा मेरा बड़ा हो गया यहाँ पर। और रही बात गौरव के फोन को टच करने की, तो ये तो मैं भी नहीं करती, तो फिर तुम कैसे कर सकती हो? आप भूल रही हो भाभी, इस फोन के चक्कर में ही मुझे आपके बारे में पता चला था और मैंने अपने पूरे परिवार को आपके लिए मनाया था। वो शादी के पहले की बात है, और वहां नहीं जाए हम तो अच्छा होगा, क्योंकि वो जो भी हुआ उसमें मैं ही फंसी हूं। तो अब से गौरव का फोन मुझसे बिना पूछे और गौरव को बिना बताए तुम यूज नहीं करोगी। एक हफ्ते बाद अपने एक शॉर्ट ट्रिप से गौरव लौट रहा था कि बस एक जगह रुकती है। गौरव एक मॉल में जाता है। ये ड्रेस बड़ी प्यारी है, फ्लोरल प्रिंट के ड्रेस कनिष्का को वैसे भी बहुत पसंद है। कनिष्का के लिए ले लेता हूँ, वरना कहेगी ट्रिप से खाली हाथ आ गए तुम। भैया, इस पीस का सेम कलर एम साइज में मिल जाएगा क्या? मुझे 2 साइज में चाहिए, एम और एल। आप एल बोल रहे हो सर? मैं आपको ट्रिपल एक्सेल तो पीस दे दूंगा। कितने पीस चाहिए आप ये बताइए। नहीं, 2 ही काफी है। आप मुझे कुर्ती दिखा दीजिए मेरी मम्मी के लिए। अपनी बहन, माँ और बीवी के लिए शॉपिंग करने के बाद गौरव अपने घर लौटता है। सही वक्त पर आए हो बेटा, आओ बैठ जाओ। आज आप खाना परोस रहे पापा? मैंने तो शादी के कुछ दिनों बाद ही रसोई का काम करना शुरू कर दिया था। तू भी जितनी जल्दी इस लाइन में आ जाए उतना अच्छा रहेगा। चला जा, खाने बैठ जा। वैसे मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। गौरव जैसे ही ड्रेस बाहर निकालता है, कनिष्का का मुंह सूज जाता है। ये क्या बैंड बाजा पार्टी बनाना चाहते हो? हाँ, मेरे लिए और राखी दी के लिए एक से कपड़े आए, मतलब एकदम सेम टू सेम। मम्मी के लिए भी ले आते, तीनों एक ही साथ जोकर बन के घूमते ना। कनिष्का गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। गौरव उसके पीछे पीछे मनाने जाता है। इसके पहले याद है जब हम मनाली ट्रिप के लिए गए थे तो तुमने इयररिंग्स ली थी, खुद के लिए और राखी के लिए, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग, इसलिए मैंने भी ली। आई एम सॉरी। अच्छा, ये मान लिया मैंने, पर तुमने मम्मी के लिए कुर्ती क्यों ली? कितने कपड़े तो है उनके पास। इस तरह तुम हर 1-2 दिन ट्रिप के लिए जाओगे और सबके लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लाओगे, फिर तो तुम्हारे पैसे कभी सेव ही नहीं होंगे। आगे जाकर हमें भी अपनी फैमिली प्लान करनी है कि नहीं? गौरव बुरी तरह फंस चुका था अपने परिवार और अपनी बीवी के बीच। रात के 1 बजे वो हॉल में बैठा सीलिंग को देख रहा था, तभी उसके पापा कमरे से बाहर आते हैं।
ये कश्मकश तो बेटा हर तीसरे मर्द के जीवन में आती है। अब किस कश्मकश की बात करें पापा? माँ और बहन को चुनूं या बीवी की साइड लूं? अगर बीवी के पास गया तो माँ और बहन नाराज हो जाएंगी, और माँ और बहन के पास गया तो बीवी। माँ ने पैदा किया है, बहन ने राखी बांधी है, तो बीवी अपना घर छोड़कर आई है। दोनों तरफ से फंसा मर्द, क्या करे? बिल्कुल सही, क्या करे पापा? बैलेंस। ना बीवी को छोड़ा जा सकता है, ना परिवार को, और किसी एक को भी छोड़ना मेरे हिसाब से बुजदिली होगी। तो दोनों को लेकर चलो बैलेंस बनाकर। जब कनिष्का इस घर की बहू नहीं बनी थी तो उसे हर चीज में पूरे परिवार को ले जाना अच्छा लगता था, पर अब अगर तुम ऐसा करोगे तो उसे लगेगा तुम दोनों को आपस में वक्त नहीं मिल रहा। गिफ्ट लाना वो भी सभी के लिए ठीक है, पर ये तो तुमने टेबल पर किया, वो तुम सीक्रेटली भी तो कर सकते थे। अब थोड़ी मैच्योरिटी तुम्हें भी दिखानी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और या तो रसोई में कनिष्का की हेल्प करना शुरू कर दो मेरी तरह, या फिर एक मेड लगवा दो, क्योंकि रसोई में काम करने के बाद थकी हारी औरत का चिढ़ना बनता ही है। अपने पापा की सीख से गौरव समझ जाता है कि उसे परिवार को बैलेंस करते चलना पड़ेगा। अब वो सिर्फ किसी का बेटा और किसी का बॉयफ्रेंड नहीं था, अब वो एक पति था, जिम्मेदार पति। अनुशासन के पक्के महेश जी के बड़े बेटे समीर के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। परिवार की इस पीढ़ी की ये पहली शादी थी, इसलिए घर में सभी बहुत उत्साहित थे। लेकिन महेश जी का कड़क स्वभाव देखकर सबके मन में उत्सुकता के साथ साथ एक डर भी था कि न जाने कौन सी लड़की उनकी कसौटी पर खड़ी उतरेगी। सुनिए, आपको याद है ना, कल हमें समीर के रिश्ते के लिए लड़की वालों के यहाँ जाना है। हाँ, बिल्कुल याद है। मैं कभी कोई बात नहीं भूलता हूँ। तुम लोग समय पर तैयार हो जाना। हमने उन्हें 2 बजे का समय दिया है, तो ठीक 2 बजे ही हमें उनके यहाँ पहुँचना होगा। अगले दिन ठीक समय पर मोहन जी, गायत्री, समीर और समीर की चाची कल्पना अंजलि के घर पहुंच जाते हैं, जहां अंजलि के माता पिता उनका दिल से स्वागत करते हैं। फौजियों के लिए मेरे मन में हमेशा से बड़ा सम्मान रहा है महेश जी। जब हमारी अंजलि आपके बेटे से रिश्ते की बात चली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। वैसे तो कौन ऐसा होगा जिसे आप लोगों पर गर्व नहीं होगा। ये हमारा बड़ा बेटा समीर है, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है आप लोगों को। अब अंजलि बिटिया को भी बुला लीजिए आप, तो आगे की बातचीत हो सके। जी जी, बस चाय लेकर आती ही है अंजलि, तब तक आप ये नाश्ता कर लीजिए ना। तभी एक सिंपल सूट पे चाय की ट्रे लेकर अंजलि बाहर आती है। घबराहट के कारण उसके हाथ कपकपा जाते हैं और थोड़ी सी चाय उछलकर ट्रे में गिर जाती है। सुजाता तुरंत उठकर उसके हाथ से ट्रे लेती है और टेबल पर रखती है। घबराओ मत बेटा, आओ बैठो यहाँ। सॉरी आंटी जी, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी कि ट्रे अच्छे से लेकर आऊं, लेकिन वो अंकल जी की मूंछों को देखकर घबरा गई। और अंजलि के जवाब से गायत्री और कल्पना सोचती है कि ये लड़की भी समीर की किस्मत में नहीं है, लेकिन तभी महेश जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाय बहुत अच्छी बनी है बेटा। वैसे मेरी मूंछों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, आजकल के बच्चों को अनुशासित जीवन जरा कम पसंद आता है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अनुशासन से कैसे डर अंकल? जैसे फौज के नियम देश की हिफाजत के लिए होते हैं, वैसे ही घर के नियम घर वालों की सुरक्षा के लिए होते हैं। सच में तुम्हारी यही विचार है बेटा, या यूं ही कह रही हो तुम? मैं ऐसा ही सोचती हूँ अंकल, और आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा। कुछ देर सबके साथ बातें करने के बाद दोनों बच्चों को अकेले में बातें करने का मौका दिया जाता है। थोड़ी देर दोनों बात करते हैं और आखिर में समीर अंजलि से कहता है, अंजलि, हमारे यहाँ वाकई बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है। पापा का स्वभाव काफी कड़क है, हम सब उनसे घबराते हैं और घर में उनका फैसला ही आखिरी होता है। तुम मैं एडजस्ट कर लोगी ना? समीर, मुझे लगता है कि अंकल जी एक नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम और एकदम साफ। जो लोग हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं ना, वो ऐसे ही बाहर से सख्त हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में सच्चाई होती है। उन्हें बस समझने वाला कोई ही होना चाहिए। दोनों सबके पास बाहर आते हैं और सबकी रजामंदी से उनकी शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में अंजलि महेश जी के परिवार की सबसे बड़ी बहू बनकर आ जाती है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे चाचा ससुर का परिवार भी बगल में ही रहता है। दुर्भाग्य से तुम्हारे चाचा ससुर तो अब रहे नहीं, तो उनके परिवार के सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तुम ही हमेशा इस बात का ख्याल रखना बेटा। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे शादी की गड़बड़ी में सबसे परिचय हो नहीं पाया, उनके यहाँ और कौन कौन है? तुम्हारी चाची जी का एक बेटा और एक बेटी है, जिनसे तुम मिल ही चुकी हो। वो बस तीनों ही हैं।
वो भी तुम्हारे ससुर जी से बहुत डरते हैं, कोई भी बात उनसे पूछे बिना नहीं करते हैं। और अगर किसी बात के लिए तुम्हारे ससुर जी एक बार मना कर दे तो फिर वो दोबारा नहीं पूछते हैं। यहाँ भी यही हाल है बेटा। दोबारा पूछते क्यों नहीं है मम्मी जी? हो सकता है कि ससुर जी उस बात के लिए हाँ कर दे। क्योंकि हमें पता होता है कि दोबारा पूछने में कोई मतलब नहीं है बेटा। तुम्हारे ससुर जी की ना को हाँ में बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, फिर तो मुझे भी ध्यान रखना होगा इस बात का। महेश जी का एक नियम था कि सुबह उन्हें चाय ठीक 6 बजे उनके कमरे में चाहिए होती थी और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ कप रखना होता था और चुपचाप लौट जाना होता था। अगले दिन सुबह अंजलि उनकी चाय बनाती है और गायत्री उसे समझाती है। मम्मी जी, आज मैं पापा जी की चाय उनके कमरे में लेकर जाती हूँ। तुम रहने दो बेटा, उन्हें सुबह बिल्कुल शांति चाहिए होती है। थोड़ी सी भी आवाज हुई तो वो बवाल मचा देंगे। श्रद्धा उन्हें चाय देकर आ जाएगी। हाँ भाभी, मुझे आदत हो गई है इस बात की, चाय मैं ही देकर आती हूँ। मैं समझ गई हूँ मम्मी जी, मैं भी दबे पाँव बिना शोर किए ही जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से। हाँ। अंजलि धीरे धीरे चलते हुए चाय की ट्रे लेकर महेश जी के कमरे में आती है। महेश जी मोटे मोटे पर्दे डालकर अंधेरे में ही पलंग पर बैठे थे। उन्हें चाय का कप देकर अंजलि पर्दे हटाकर कमरे में रोशनी करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन साहब, आपकी कड़क अदरक वाली चाय हाजिर है। बहू, सुबह सुबह इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए। पापा जी, आप कैप्टन हैं तो हम सब आपके सिपाही हैं और सिपाही कभी धीमी आवाज में नहीं बोलते हैं। और प्लीज जरा मुस्कुराइए ना, सुबह सुबह मुस्कुराकर चाय ना पिया जाए तो चाय का मजा आधा हो जाता है। अंजलि का बोलने का तरीका इतना मजेदार था कि कड़क स्वभाव वाले महेश जी भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाते हैं। ये सब बाहर खड़ी गायत्री और श्रद्धा देख रही होती है। तुम्हारे पापा तो मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो समझी थी कि आज तो तेरी भाभी की अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। मैं भी यही सोचकर घबरा गई थी मम्मी, लेकिन भाभी तो जादूगर निकली। पापा के चेहरे पर भी हंसी ला दी इन्होंने, जो मुस्कुराते भी मुश्किल से हैं। अंजलि हंसते हुए नीचे आती है और किचन में गायत्री का हाथ बटाने लगती है। उस दिन रविवार होता है और सबकी छुट्टी होती है। रविवार के दिन भी महेश जी के नियमानुसार हर रोज की तरह सबको नाश्ते में फीका दलिया, दूध और फल खाना कंपलसरी था। मम्मी जी, यहाँ हर रोज नाश्ते में यही बनता है, रविवार को भी? हाँ बेटा, हर रोज तुम्हारे पापा जी का यही नियम है। उनके लिए सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसलिए उनके डर से हमें रोज यही बोरिंग नाश्ता करना पड़ता है। हम तो पक गए हैं यही सब खा खा कर। हाँ, पापा जी की ये बात तो बिल्कुल सही है कि सेहत सबसे पहले, लेकिन सेहतमंद खाने में भी तो थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए ना। वही तो भाभी, हम भी यही सोचते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताएगा। उन्हें कुछ बताना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। लेकिन आज तो सबके लिए खूब सारी सब्जियां डालकर चटपटा सा उपमा बनेगा, देखना पापा जी भी खुश हो जाएंगे। ना बाबा ना, सुबह तो उन्होंने न जाने किस मूड में आकर तुझे बख्श दिया था, लेकिन नाश्ते के मामले में वो कोई लापरवाही या बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तुझे उपमा बनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती बेटा। बस ये लास्ट टाइम, अगर पापा जी ने मुझे डांटा तो फिर मैं कभी उनकी किसी बात में दखल अंदाजी करने की हिम्मत भी नहीं करूंगी। ये लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज। अंजलि के बार बार कहने पर गायत्री मान जाती है। नियम के अनुसार हर रविवार को कल्पना, सोनू और प्रिया भी यहीं पर नाश्ता करते हैं। बहू, तुम्हारे ससुर जी का नियम है कि हर रविवार को हम नाश्ता और खाना साथ में ही खाते हैं। उनका कहना है कि जब परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है ना, तो प्यार बढ़ता है। हमें भी ये सही लगता है, इसलिए कभी हमारे यहाँ तो कभी यहाँ नाश्ता होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाची जी, सबके साथ खाना खाने का मजा ही कुछ और है। आज तो मैं सबके लिए स्पेशल उपमा बना रही हूँ जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। क्या उपमा बना रही हो भाभी? आपने इसे भाई साहब के नियम बताए नहीं क्या? नाश्ते में बदलाव देखकर तो भाई साहब पूरा घर सर पर उठा लेंगे। मैंने बड़ी हिम्मत से इसे हाँ कहा है कल्पना, अब तो मुझे और मत डरा, देखेंगे क्या होता है। वैसे जो होगा वही पापा चाहेंगे, लेकिन इस बहाने हमें आज के दिन कुछ अच्छा और अलग तो खाने को मिलेगा। कल फिर से वही बोरिंग खाना खा लेंगे। अंजलि रवा भूनकर बाकी तैयारी करती है और पूरे घर में उपमा की सौंधी महक फैल जाती है। ठीक रोज के समय पर महेश जी नाश्ते की टेबल पर आते हैं और गायत्री और कल्पना घबराहट के मारे सिर झुकाकर बैठ जाती है। बाकी सभी के चेहरों पर भी हवाइयां उड़ने लगती हैं। सबकी प्लेट में दलिया, दूध और फल न देखकर महेश जी गुस्से से कहते हैं, रोज का नाश्ता कहाँ है? ये क्या बना कर रखा है तुम लोगों ने? नियम बदलने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की?
पापा जी, फौज के डॉक्टर भी तो कहते हैं ना कि हमें हमारे खाने में बदलाव करते रहना चाहिए। हर रोज एक ही तरह का खाना खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये उपमा क्यों बनाया तुमने? ये सूजी और मिर्च मसाले सेहत के लिए दलिया से अच्छे कैसे हो गए? पापा जी, ये सिर्फ सूजी नहीं है, इसमें देखिए ना कितनी सारी सब्जियां डाली हैं और बिल्कुल नाम मात्र तेल में बना है ये। फिर सेना में भी तो हफ्ते में एक दिन हमारे जवानों को कुछ स्पेशल खाने की छूट मिलती होगी, फिर घर में क्यों नहीं कैप्टन साहब? ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं हर रविवार को इस नियम में ढील दे रहा हूँ। रविवार के दिन नाश्ते और खाने में जो चाहे वो बना लेना। सब हैरानी से आंखें फाड़कर महेश जी की तरफ देखने लगते हैं और अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस दिन सब खुशी खुशी नाश्ता करते हैं और जी भरकर खाते हैं। नाश्ते के बाद महेश जी लॉन में चले जाते हैं और श्रद्धा, राहुल और प्रिया अंजलि से कहती है, भाभी तो चौके पर चौके चढ़ रही है। जो काम मुश्किल ही नामुमकिन था वो भी भाभी ने यूं कर दिखाया। हाँ भाभी, हमारी तो कभी नाश्ते में बदलाव करने का हिम्मत भी नहीं हुई और आपने तो करके भी दिखा दिया। मान गए आपको भाभी, आप तो ताया जी की लाडली बन गई हो। महेश जी का एक और नियम था कि रात का खाना ठीक 8 बजे खत्म हो जाना चाहिए और 9 बजे तक पूरे घर में सन्नाटा होना चाहिए और 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। कुछ दिन बाद समीर टूर पर गया होता है और 9 बजे के सन्नाटे में अंजलि घबरा कर नीचे हॉल में आ जाती है। आजकल 9 बजते ही मेरे दिल में घबराहट शुरू हो जाती है। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो यहाँ कोई रहता ही नहीं है और 10 बजे तो घर बिल्कुल भूता लगने लगता है। कोई कॉमेडी ड्रामा लगा देती हूँ, डर तो खत्म हो जाए थोड़ा। अंजलि टीवी पर कॉमेडी शो लगा देती है और नियम को भूलकर जोर जोर से हंसने लगती है। सन्नाटे में गूंजती उसकी आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। महेश जी गुस्से से कहते हैं, बहू, तुम्हें पता है ना कि यहाँ का नियम क्या है? फिर इस समय टीवी ऑन करके क्यों बैठी हो? तुम्हारी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही है, बंद करो इसे। पापा जी आप भी बैठिए ना, देखिए कितनी अच्छी कॉमेडी शो है, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें नियम समझाने आया हूँ। मैं नियम भूली नहीं पापा जी, आपको पता है साइकोलॉजी कहती है कि दिन भर मेहनत करके और खुद को अनुशासन में जकड़ने के बाद रात को सोने से पहले खुलकर हंसना चाहिए। इससे रात को नींद अच्छी आती है और अगले दिन काम करने की ताजगी मिलती है। तभी टीवी पर एक कॉमेडी सीन आता है और महेश जी भी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर वहां दुबक कर खड़े सभी हंसने लगते हैं और हॉल का जानलेवा सन्नाटा हंसी से गुलजार हो जाता है। अगले दिन, बहू, बात तो तुम्हारी सही थी। कल खूब हंसने के बाद नींद तो बड़ी अच्छी आई, बिल्कुल तरोताजा महसूस हो रहा है। आज से हम सब मिलकर सोने से पहले बातें और हंसी मजाक करेंगे, ये मेरा नया नियम है। अब तो महेश जी काफी बदल गए थे, लेकिन आखिरी फैसला तो अब भी उनका ही होता था। लेकिन घर वाले अब इस बात को समझ गए थे कि अंजलि महेश की वो लाडली है जो उनसे हर बात मनवाने का दम रखती है। कुछ दिन बाद, भाभी कॉलेज का आखिरी साल है ना, मेरी सहेलियों ने ट्रिप प्लान की है, आप प्लीज पापा से परमिशन दिलवा दीजिए ना। मैं क्यों, तुम कहो ना। मैं कहूंगी तो वो साफ मना कर देंगे और फिर आपको तो पता ही है ना कि पापा की ना को हाँ में बदलना नामुमकिन है। प्लीज भाभी, मुझे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। महेश जी लॉन में पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अंजलि महेश जी के पास जाती है और बड़े स्टाइल से पूछती है, पापा जी आप अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों को मिस करते हैं कभी? हाँ करता हूँ बेटा, स्कूल कॉलेज के दोस्त ही हमारे सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि इस समय कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं होता, सब काम एक बराबर होते हैं। तो फिर आप जब आखिरी साल में होंगे तब आखिरी बार मिले थे अपने दोस्तों से? हाँ बेटा, वही तो आज तक मिस करता हूँ। उस समय आज के जैसा कल्चर नहीं था ना, काश मिल लेते तो सबके अते पते ही लेकर रख लेते और आखिरी दिन को खुलकर जी लेते। तो फिर अगर इस घर में कोई ऐसा करना चाहे तो, यानी कि श्रद्धा? श्रद्धा? लेकिन वो अकेली? वो अकेली कहाँ जाएगी पापा जी, बाकी लड़कियां भी तो रहेंगी साथ में और आज तक उसने आपकी किसी बात को टाला नहीं है। आप इस गोल्डन चांस के लिए उसे मना कर देंगे तो वो नहीं जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये चांस देना चाहिए। इतनी सारी रूपरेखा बनने के बाद तो सवाल ही नहीं था कि महेश जी मना कर देते। श्रद्धा को परमिशन दिलवाकर अंजलि ने एक और जंग फतेह कर ली थी। अब तो गायत्री और कल्पना से लेकर तो हर कोई उसे ही आगे कर देता था। कुछ दिन बाद ऑफिस से आकर समीर बैग पटक कर कहता है, क्या बताऊं अंजलि, रोज बस और ट्रेन के धक्के खाकर ऑफिस पहुंचता हूं और इसी तरह वापस आता हूं। कमर की तो बैंड बज जाती है। तुम प्लीज पापा जी से कार लेने की परमिशन दिला दो ना। मैं?
हाँ, बस तुम ही ये काम कर सकती हो। मैंने एक बार कहकर देखा था तो मुझे फिजूल खर्ची का इतना लंबा भाषण सुनने को मिला था कि दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ। अगले दिन महेश जी की चाय देते हुए अंजलि उन्हें कहती है, पापा जी, मुझे आपसे समीर की शिकायत करनी है। समीर की शिकायत? कहो बेटा। पापा जी, समीर को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इधर आप सबको समझाते नहीं थकते कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, और उधर हर रोज बस में कमर तोड़कर अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। रोज या तो कमर सिकवाते हैं या फिर पाम लगवाते हैं रीढ़ की हड्डी में। नहीं बेटा, मैं ऐसा करता हूँ कि उसे कार ही लेने के लिए कहता हूँ। बेचारे का ऑफिस भी दूर है ना, धक्के खाने से बच जाएगा बेचारा। और अगले ही हफ्ते समीर की चमचमाती कार घर के सामने खड़ी होती है। अब तो ये घर वाले के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब तो घर में हर कोई अंजलि के पास अपनी फरियाद लेकर आ जाता था। एक दिन गायत्री और कल्पना उससे कहती है, बेटा, काफी दिनों से हम एक बात कहना चाहते थे तुमसे। कहिए ना मम्मी जी, क्या बात है? बेटा, हमारे मोहल्ले में हमारी हम उम्र औरतें मिलजुल कर कभी कीर्तन करती है तो कभी बाहर घूमने जाती है, कभी चाट पकौड़ी खाकर आती है और किटी भी करती है। बस हम दोनों को ही परमिशन नहीं है। बेटा, तुम अपने पापा जी से बात करो ना कि वो हमें थोड़ी आजादी दे दे। उन्हें मनाना सिर्फ तुम्हारे ही बस की बात है बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं बात करके देखती हूँ। अंजलि फिर से महेश जी को घुमा फिरा कर बातें करके अपने लपेटे में लेती है और गायत्री और कल्पना को परमिशन मिल जाती है। इसी तरह एक दिन सोनू उसके पास आकर कहता है, भाभी, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन ताऊ जी कहते हैं कि ये सब छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे जाकर नौकरी करो। लेकिन भाभी, मुझे क्रिकेट की कोचिंग लगानी है, एक मौका तो मिलना चाहिए ना मुझे, आप प्लीज। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं पापा जी से बात करके तुम्हें परमिशन दिलाऊं, यही ना? ठीक है, मैं बात करती हूँ। और अंजलि बातों का ऐसा तीर चलाती है कि सोनू को तुरंत परमिशन मिल जाती है। लेकिन अब अंजलि को लगने लगता है कि महेश जी से कोई भी बात मनवाना हो तो सब उसके पास ही क्यों आते हैं। वो लोग खुद क्यों नहीं हिम्मत जुटाते कुछ कहने की। वो इस बारे में अपनी सहेली से बात करती है। तू तो बड़ी खुशकिस्मत है यार, जो अपने हिटलर जैसे ससुर जी को भी अपने वश में कर लिया। वैसे बातों की धनी तो तू पहले से ही थी। हर किसी को बातों ही बातों में अपना बनाने का हुनर है तुझ में। लेकिन ये तो मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्या बताऊं तुझे, घर में पिज्जा मंगवाना हो, चाहे कार, कोचिंग की परमिशन चाहिए या किटी की, सब मेरे ही पास फरियाद लेकर आ जाते हैं। वो खुद कुछ क्यों नहीं करते। अगले दिन राहुल उसके पास आकर उससे रात को दोस्तों के साथ डिनर की परमिशन दिलवाने के लिए कहता है। अंजलि महेश जी के कमरे में आती है और कहती है, पापा जी, अब मैं आपसे किसी की पैरवी नहीं करने आऊंगी। ये सब खुद क्यों नहीं कुछ करते। मैं पहले दिन से ही सब जानता हूँ बेटा कि ये सब तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। मैं कोई फौज का कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। पापा जी? हाँ बहू, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है बेटा कि मैंने कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा कर रखी थी घर में। अब मैं अचानक जाकर तो सबको नहीं कह सकता कि आज से सब आजाद हो। मुझे धीरे धीरे उनकी ये हिचक कम करनी पड़ेगी और इसमें अब तुम मेरा साथ दोगी। ठीक है पापा जी। तो फिर अब जब इन लोगों का डर और झिझक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तो मैं इनकी पैरवी करनी पड़ेगी। हाय रे, कहाँ फंस गई मैं। ये ससुराल वाले खुद तो कुछ करते नहीं, मुझे बकरा बना देते हैं।